देखिए हम लोग चल रहे थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और मेनली हम लोगों का उसमें चल रहा था कि ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया। ठीक है। तो उस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि भाई सबसे पहले जो है, सीधी सी बात है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मुद्दा उठाया ही किसने? इंडियंस ने उठाया इस मुद्दे को। इंडियंस में हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी के बारे में सुना, हम लोगों ने आरसी दत्त के बारे में सुना। आरसी दत्त की बुक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा। एंड पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस तरीके से उन्होंने किताब लिखी लंदन में जाके। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि भाई उन्होंने, इन लोगों ने कई मुद्दे उठाए। पहला तो ये कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ ये हो रहा है कि हमसे आप हाई रेट ऑफ टैक्सेशन ले रहे हैं। आप जो है जिसे कहते हैं इंडियन हाउस के नाम पे, होम चार्जेस के नाम पे आप हमसे पैसा ले रहे हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में हुआ करता था। आप लोगों को याद आ रहा होगा, विक्टोरियाज अनाउंसमेंट के टाइम पीरियड में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये हम लोगों ने लंदन में पढ़ा था। आयजा अगर आप जो है चार्टर की सीरीज पढ़ रही होंगी, तो उसमें 1858 में जो है विक्टोरियाज अनाउंसमेंट करके एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि आपका 1773 से चल रहा था और पहले से भी चल रहा था, एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपका 1784 से चल रहा था, इन दोनों को हटा के हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है। ठीक है। और इसकी हेल्प के लिए जो है कि इंडिया हाउस नाम की एक बॉडी बनती है। इस इंडिया हाउस की बॉडी में 15 लोग होते हैं, जिसमें से आधे जो होते हैं 1/2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा नॉमिनेट किए जा रहते हैं, और आधे जो होते हैं वो आपके नॉमिनेट किए जाते हैं क्राउन द्वारा। क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन द्वारा। तो इसका जो हेड हुआ करता था प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट, इसको जो है इसकी सैलरी प्लस इन 15 लोगों की सैलरी, इनके अलाउंसेस, ये सारे के सारे जो है इंडियन बजट से निकाले जाते हैं। मिस्र से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक का जो आर्मी बनाई, नेवी बनाई जाती थी, तो उसके लिए जो है सारा का सारा जो है इंडियन बजट से खर्चा लिया जाता था। ठीक। अभी हम लोग रेलवे को देखेंगे तो रेलवे का गारंटीड प्रॉफिट, मतलब आप रेलवे नेटवर्क बनाइए, वो चलता है नहीं चलता है तो आपको गारंटीड प्रॉफिट पहले दिया जाता है। तो वो भी जो है हमारे यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये सबका सब ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ठीक। साथ ही साथ जो है आप हमारे यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ साथ, ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ साथ क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे जो है हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या वी ऑफ द वी होगा। ये दोनों चीजें चल रही हैं जिससे भारत जो है बहुत गरीब होता चला जा रहा है। ऐसी चीजों को जो है एक चीजें निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म या आर्थिक राष्ट्र। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि कांग्रेस का मूल्यांकन करिए, बहुत सालों पहले की बात है। मुझसे मेरे टीचर ने पूछा था कांग्रेस का मूल्यांकन करिए, तो मैंने बोला कि कांग्रेस की तुलना एक ऐसी ट्रेन से की जा सकती है जो भिन्न भिन्न स्टेशनों से होते हुए अपने आखिरी गंतव्य स्वाधीनता की ओर पहुंचती है। ये भिन्न भिन्न स्टेशन इस प्रकार थे, आ, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। जहां उदारवादी स्टेशन में कांग्रेस रूपी ट्रेन के इंजन को आर्थिक राष्ट्रवाद का इंजन मिलता है, तो वहीं उग्रवादी स्टेशन में इसे स्वदेशी का डीजल मिलता है। ठीक है। तो वहीं गांधीवादी दौर में ये स्वदेशी और आर्थिक राष्ट्रवाद एक प्रकार का अनोखी गति प्रदान करते हैं, जिससे ये अंतिम गंतव्य की ओर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से कांग्रेस का मूल्यांकन करती है। ठीक है। तो उसमें मैंने थोड़ी ज्यादा बकैती कर दी थी, जैसे मैंने उसमें बोल दिया कि आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है इसको स्वदेशी इंजन मिलता है। इस स्वदेशी इंजन में जो है आर्थिक राष्ट्रवाद का इसे इंजन मिलता है, इस इंजन में स्वदेशी स्वदेशी का ईंधन लगता है। अब गांधी जी के टाइम पीरियड में क्या हुआ? गांधी जी के टाइम पीरियड में ये ट्रेन जो है पूरे इंडिया में घूमने लगी। इस तरीके से मैंने इसको बता के कंप्लीट कर दिया। तो क्या बताइए, ये लाइन आपको समझ में आई? कांग्रेस का मूल्यांकन हो गया इस लाइन में? इवेल्युएशन ऑफ द कांग्रेस हो गया इस लाइन में? ऑलमोस्ट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस का मूल्यांकन करें तो आप इसको, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया। सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? रिप्लाई दिया करिए बेटा, है ना? क्या है कि जो मेरा रूम है वहां पे मुझे सो रहे हैं, तो मुझे इस वाले रूम में फिर से आ जाना पड़ा, तो आज थोड़ा बहुत बाहर का नॉइस आ सकता है। अभी आप लोगों को हो सकता है कबाड़ वाले की आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है?
तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जो मैंने आपने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की चीज समझाने की कोशिश की, समझ में आ रहा है सभी को? ये लाइन समझ में आ रही है? बोला बोला करो बेटा, मुझको तुम लोग दिखते नहीं ना, तो बोला करो, है ना, एक आध लोग तो बोला ही करो एटलीस्ट, ठीक। इसमें जो है मदन मोहन मालवीय, इसमें जे एल नेहरू, ठीक है, और इन लोगों ने भी जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म के ऊपर बहुत काम किया, ठीक। आगे जाके जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो बिपिन चंद्रा ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसके ऊपर काफी काम किया कि भाई इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ साथ जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। तो जब आप करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि ब्रिटिश, मैंने आपको लास्ट टाइम पे 2 पॉइंट बताए थे, इतना पॉइंट जो मैंने आपको नेशनलिस्ट वाला पॉइंट बताया वो भी अब आपको फिर से बता दिया मैंने, ताकि कोई इस वीडियो को दोबारा देख रहा हो या मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट टाइम की चीज़ों को रिकॉल ना कर पा रहा हो तो उसको समझ आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ब्रिटिश अप्रोच पे, आते हैं कि भाई ब्रिटिश ने क्या रिप्लाई देना चालू किया। तो ब्रिटिश ने, मैंने आपको एक पहले अप्रोच बताया था कि वो पहली बात तो यही कह देते हैं कि भारत में इंडस्ट्री थी ही नहीं, ठीक है। जिस तरीके से 19th सेंचुरी के पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलती थी, उस इंडस्ट्री को हम लोग जो है हैंडमेड इंडस्ट्री को या कॉटन इंडस्ट्री को या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हम लोग जो है मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं, जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री होती वैसी इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि मॉरिस डी मॉरिस ने बोला, और मॉरिस डी मॉरिस के साथ जो है हमारे डी ए डी सॉरी मॉरिस डी मॉरिस के साथ डी एंड थार्नर, डी एंड ए थार्नर आ गए। इन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, पहले तो वो कहते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन असल में हो क्या रहा है, वो बोले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। कौन बोल रहे थे? मॉरिस डी मॉरिस। स्टार्टिंग में जो है थिंकर्स हैं उन्होंने बोले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेप्ट ही करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं, ठीक। तो मॉरिस डी मॉरिस या डी ए थॉर्नर ने बोला कि भाई जिसको आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, अगर आप उसकी भी बात करते हैं तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। यूरोप में, ब्रिटेन में जिस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुई, तो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में वहाँ का भी जो हैंडीक्राफ्ट था वो पिछड़ता चला गया, क्योंकि वो उस तरीके की प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा था, उस तरीके की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट, सीधी सी बात है कि हैंडीक्राफ्ट जो है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसका रेट जो है दिक्कत देता है। जैसे दिवाली की अगर बात करें, दिवाली आ रही है, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो किसी कारण से स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए फर्नीचर की। तो अब क्या है कि सीधी सी बात है, टाइम बनने में हैंडीक्राफ्ट हाथ से टाइम फर्नीचर बनने में टाइम तो लगता ही लगता है। वही अगर मशीन मेड फर्नीचर जो होगा तो वो मार्केट में दना दना आने लगेगा, तो ऐसे में वो फर्नीचर वाला जो नहीं बना पाया होगा वो मार्केट में पिछड़ जाएगा, या अगर वो कवर अप करना चाहेगा मार्केट के रेट को तो सीधी सी बात है उसका सप्लाई उतना होगा नहीं, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, रेट हाई कर देगा। रेट जब हाई हो जाएगा, वहीं जस्ट बगल में मशीन मेड प्रोडक्ट होगा, यहीं हैंडमेड प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियसली इसका रेट हाई हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट उतनी तेजी से पीछे काम नहीं कर रही हो, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट बहुत तेजी से काम कर रही है, तो सीधी सी बात है इसका रेट कंपैरेटिवली डाउन होगा, इसका रेट कंपैरेटिवली हाई होगा, तो ये पीछे होगा। तो उनका ये कहना है मॉरिस डी ए थार्नर का कि ये जो हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन नहीं कर पाए, और साथ ही साथ जो है इनका प्रोडक्शन उस तेजी से नहीं हो पाया। तो जैसे यूरोप में जो है प्रोडक्शन टाइमली ना हो पाने के कारण जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह, जो यूरोप में भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट था, वो तालमेल ना बैठा पाया किससे, जो नए चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इस कारण वो भी पिछड़ गया। तो वैसे ही यहाँ पे पिछड़ गया, तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब इसके बाद बात आती है, एक और अप्रोच आती है, वो अप्रोच ब्रिटिश में ही अप्रोच है। वो क्या कह रहा है, ब्रिटिश में अगर हम बात करते हैं तो इनका कहना है कि जितने भी मार्क्सिस्ट हैं या नेशनलिस्ट हैं, इंडियंस हैं, ये सारे की सारी की बातें जो करते हैं किसकी, कॉटन यूनिवर्सिटी की बात। इनका कहना है कि इंडिया में जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पूछो कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो बोलते हैं देखिए कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये बताते हैं कि बेंटिंग बोलता है कि हम हड्डियों की बुनकरों की हड्डियां मिली, पर ये नहीं देख रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री जिसे ये इंडस्ट्री बोल रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही नहीं बिकता, कॉटन के अलावा भी बहुत सी चीजें बिकती हैं, जैसे लेदर बिकता है, जैसे आपका आयरन फैब्रिकेशन वाला वर्क मिलता है, वुडन फर्नीचर मिलते हैं, ठीक है, वुडन फर्नीचर्स मिलते हैं। और ये खुद भी बोलते हैं कि अगर आप ध्यान से देखिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, मैं भी आपको डे वन से बताता चला रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर जो था वो था कॉटन। ब्रिटिश
को यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट होती तो टक्कर देने लगती कि ब्रिटेन ने जो है सारा का सारा काम किसके ऊपर किया, कॉटन के ऊपर किया। ऐसा नहीं कि और भी चीजों पे काम नहीं, लेकिन लार्जली अगर हम लोग बात करते हैं, मेजरली अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉटन पे काम। जर्मन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने मेजरली ऑटोमोबाइल पे काम किया है, ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं, इंजन बोल सकते हैं, स्टीम इंजन पे बहुत काम किया इन लोगों ने। वॉल्क्सवैगन है, आपकी मर्सिडीज है, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इन सब में वॉल्क्सवैगन के इंजन लगते हैं। बीएमडब्ल्यू भी लेंगे, इंजन वॉल्क्सवैगन का लगा होगा, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर कोई भी ले लीजिए, उसमें प्रोसेसर इंटेल का लगा होता है। अब इंटेल पीछे हो रहा है, और इस समय जो एक कंपनी है, उसका नाम मुझे मेरे भाई ने कुछ दिनों पहले बताया था, एनवीडिया। एनवीडिया टक्कर देने जा रही है इंटेल की जगह अपने प्रोसेसर निकालने के लिए। जैसे आप कंप्यूटर कोई भी यूज़ करिए, अमूमन अभी तक ज़्यादातर कंप्यूटर्स में इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ही है, मैकबुक नहीं है, या आईओएस नहीं बिल्कुल है, या एंड्रॉइड ओएस नहीं है बिल्कुल है, लेकिन हाँ मेजरली जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट ही। अभी आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो पूरे के पूरे दुनिया का सिस्टम हिल गया, है ना। तो उसी तरीके से जो है ब्रिटेन जो है मेजरली काम कर रहा है, कॉटन पे काम कर रहा है। ये जर्मन जो है ये काम कर रहे हैं, जिसमें जर्मन काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल पे, इंजन इंजन सेक्टर पे बहुत काम कर रहे हैं, रेलवे का इंजन बन रहा है, रेलवे का ट्रैक वगैरह बन रहा है। इन्होंने उतना ऐसा उतना काम नहीं किया, क्योंकि अगर हम ये बोल दें कि इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, तो रेलवे नेटवर्क इंडिया में जर्मन से सेटअप करने नहीं आया था, तो ब्रिटेन सेटअप करने आया था। तो यहाँ पे इनका यही कहना है ब्रिटिशर्स का कि देखिए हमारे यहाँ मेजरली जो है कॉटन इंडस्ट्री रही। तो अगर इंडिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर जो यहाँ पे मार्क्सिस्ट हैं, यहाँ पे ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच के थिंकर्स हैं, इन सबका यही कहना है कि ब्रिटिश के आने से या यूरोपियंस के आने से इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री की मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा टक्कर मिला, कॉटन इंडस्ट्री एकदम तबाह हो गई, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट जो है वो कॉटन इंडस्ट्री पे टिकी थी, तो ये कहना गलत हो जाएगा। हमको फर्नीचर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, हमको हैंडमेड पेपर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, हमको लेदर पे फोकस भी करना चाहिए, हमको पॉटरी पे फोकस भी करना चाहिए, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा देना कि सिर्फ और सिर्फ कॉटन में जो है हमने इनको जो है चैलेंज दे दिया तो कॉटन इंडस्ट्री के नाम पे इनकी जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री खराब हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 50% मार्केट जो है इंडिया की, 50% मार्केट ही जो है ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री ने ही कैप्चर करी, ऐसा इनका कहना है, ठीक। और बाकी अभी भी रेस्ट ऑफ 50% मार्केट वो रिमोट एरियाज थे। अभी हमारा रेलवे नेटवर्क सेटअप होना स्टार्ट ही हुआ था, तो करजन के टाइम पीरियड तक जाएगा। सीधे सीधे आप बोल दीजिए कि 1813 से ही कॉटन मार्केट खत्म हो गई, तो वो गलत हो जाएगा। रेलवे नेटवर्क स्टार्ट होना चालू हुआ डलहौजी के टाइम पीरियड से, करजन के टाइम पीरियड पीक पे जाएगा। तो ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से आने से जो है इंडस्ट्रियल फेज से खत्म होगी, तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है कि इंडस्ट्रियल फेज से खत्म नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्रियल फेज से खत्म होना चालू हुई और बदस्तूर जारी रही, आगे तक चला ना। ऐसा थोड़ी कि इंडस्ट्रियल फेज जो है 1858 में खत्म हो गया, कॉटन इंडस्ट्री नहीं खत्म हुई। दूसरा ये भी कहते हैं कि 50% हमने मार्केट कैप्चर करी, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में भी लेटर ऑन जो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें कूदने लगे, और उन्होंने अपना प्रोडक्ट, चूंकि वो लंदन में बेच रहे थे, ठीक है, लंदन में वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं रहा था, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया की उस मार्केट तक पहुंचाई जहां तक ब्रिटिश की पहुंच नहीं थी, बहुत रिमोट एरियाज तक पहुंचने लगी। जैसे अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अंबालाल साराभाई से रिलेटेड एक वेब सीरीज आई थी रॉकेट ब्रदर्स, हॉटस्टार पे आई थी आई गेस, देखी किसी ने रॉकेट ब्रदर्स देखी है? हाँ, वंदना देखी। रॉकेट ब्रदर्स में अगर हम लोग बात करते हैं, वंदना आपने तो देखी है, जिसने नहीं भी देखी है उसका जो है वो एक तरीके का जो आता है ट्रेलर ट्रेलर वगैरह वो भी देख सकते हैं। रॉकेट ब्रदर्स में अगर आपने ध्यान देखा होगा तो विक्रम अम्बालाल सारा भाई के फादर जो होते हैं वो एक कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा स्पिनिंग वीवर्स जो होते हैं काम करते हैं, याद आ रहा है आपको, है ना। तो इनका ये कहना है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे तभी तो हमारा, देखिए, और हुआ ही करते थे। देखिए 1881 में हमारा पहला फैक्ट्री एक्ट आया, 1891 में भी हमारा दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया। इन फैक्ट्री एक्ट को लाने के पीछे कहीं ना कहीं यूरोप की तरीके का प्रोलेटेरिज्म था, लेकिन साथ ही साथ इनका मोटिव ये भी था कि इन फैक्ट्री एक्ट के थ्रू जो है इंडियन इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ा दी जाए, ठीक। जब इससे की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो ब्रिटेन ब्रिटेन से आने वाले जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा रियायत मिलेगी। और साथ ही साथ इन फैक्ट्री एक्ट के टाइम पीरियड क्या किया कि ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट इंडिया आ रहा है अदर ब्रिटिश कंपनीज का,
उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए। तो यहाँ कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं तो इनका रेट कंपैरेटिवली कम हो रहा है। और चूंकि यहाँ पे आप इस फैक्ट्री एक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर जो है मशीन लगाने के बाड़ा बना रहे हैं, बाड़ा लगाने जरूरी है, टाइम आवर्स आप फिक्स कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो 24 आवर प्रोडक्शन चल रहा है आप जो है विमेंस के टाइम आवर फिक्स कर दे रहे हैं, आप चाइल्ड लेबर को जो है एबोल्यूशन कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, जब लेबर पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेबर की वर्किंग आवर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, रेट महंगा हो जाएगा। ठीक, चाइल्ड लेबर की सैलरी बढ़ाई है, विमेंस की सैलरी बढ़ाई, तो बहुत सी चीज़ें इन्होंने कंपनी ने जो है इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट के थ्रू यहाँ पे किया। तो ब्रिटिश कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि कॉटन इंडस्ट्री से काम हो गया, गड़बड़ हो गया, तो वो भी गलत है। हमारे यहाँ जो है फर्नीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्नीचर की डिमांड को पूरा नहीं कर सकती थी, वो कॉटन सेंट्रिक थी। इवन यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती थी। लेदर की भी डिमांड अच्छी खासी थी, सिल्क की भी डिमांड अच्छी खासी थी। लेकिन हमारे यहाँ जो है बिपिन चंद्रा कहते हैं कि लेदर और सिल्क की डिमांड थी, तो लेदर और सिल्क की डिमांड थी कितनी, वो इंडिया से जितना भी टोटल ट्रेड हो रहा था उस ट्रेड का मुश्किल से 2 या 3% तो था। उस 2 या 3% के दम पे हम ये कह दें कि जो है अरे जैसे मान लीजिए इस समय फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, लाइक, ठीक है, अमेजोन के बावजूद भी मोबाइल की दुकानें आजकल चल रही हैं, छोटी मोटी मोबाइल की दुकानें चल रही हैं। हमारे एरिया में तो मोबाइल वाला बहुत ही फेमस है, अदिति जानती होगी, या बहुत से बच्चे मोबाइल वाले जानते हैं, उज्जवल जानता होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे फादर का फ़ोन चोरी हो गया, तो मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया अमेजोन से। उसमें क्या हुआ कि वो दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी स्टेटस पे, ठीक है, वो सॉरी फ्लिपकार्ट पे किया था। और वो डिलीवरी बॉय कह रहा है भैया आज मेरी बाइक खराब होगी, हम कल लेके आएंगे। अच्छा ठीक है। कल उससे बात करी तो कह रहा है भैया वो क्या नाम है, मेरी बाइक अभी ठीक नहीं पाई, हम परसों कल लेके आएंगे। 2 दिन उसने लगा दिए लेके आने में। और यहाँ से स्टेटस क्या दिखा रहा था, आउट फॉर डिलीवरी। अब यहाँ से चूंकि वो वेयर हाउस से निकल चुका है और यहाँ तक आया नहीं, और बीच में कह रहा है मेरी बाइक खराब है, इस बीच वो क्या कर सकता है, फ़ोन चेंज कर सकता है। और आप लोगों ने बहुत ऐसे रील देखेंगे वो लोग फ़ोन चेंज कर देते हैं। अभी कल ही जानी जयगढ़ में जो है गुलशन की बात है, गुलशन वही अमेजोन डिस्ट्रो सेंटर वाले जिन्होंने मैंने यहाँ स्पॉन्सरशिप दी, उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने इस तरीके के जो है डिलीवरी मैन्स को पकड़ा है। तो लोगों का फेथ थोड़ा सा इससे कम हो रहा है ना। और लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन जाके मैंने क्या किया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, 200-250 रुपये जो कटे कटे भाड़ में जाए। मोबाइल वाले के यहाँ से जब मोबाइल लिया उसने हमको अपने सबसे चीपेस्ट रेट पे जो भी हमको दे सकता था पापा के नाम पे उसने दे दिया, क्योंकि मार्केट के लोग हैं हम लोग। तो ये नहीं है कि मोबाइल की दुकानें चल नहीं है, चल रही हैं, बट अमेजोन टक्कर दे रहा है, टक्कर नहीं दे रहा है बल्कि वो अमेजोन को टक्कर नहीं दे पा रहे। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि कॉटन इंडस्ट्री चल रही है। आप माइक्रो स्टडीज कर दो, आप बोल दो कि यार छोटे छोटे लेवल पे देखो फर्नीचर चल रहा है, आयरन का वुड्स वाला सारा काम चल रहा है, लेदर चल रहा है, और जो है कारपेंटर वाला काम चल रहा है, पोट्री चल रही है। ये सब टोटल ट्रेड में इसका वैल्यू कितना था ये भी तो देखिए। आप 50% आप बोले कि कॉटन इंडस्ट्री की 50% हमने अडॉप्ट की, बाकी 50% यहाँ पे थी। 50% भी अपने आप में बहुत होती है यार। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो करा ही रहे हो ना तुम एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? डी आर गार्डिगल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक थिंकर है इसी में, ब्रिटिश थिंकर है डी आर गार्डिगल, ठीक है। गार्डिगल जो है आगे जाके आप एक और भी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, गार्डिगल मुखर्जी फॉर्मूला। प्रणब मुखर्जी की बात कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। डी आर गार्डिगल का कहना है कि देखिए हमको थोड़ा माइक्रो लेवल पे स्टडीज करनी चाहिए। न्यू कैम्ब्रिज वाली अप्रोच आ गई, जहां माइक्रो स्टडीज की बात आए तुरंत न्यू कैम्ब्रिज समझ लीजिए। क्या करें, अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया एक बार में जीता नहीं। हाँ बात तो सही तुमने बोल दी, तुरंत पूरा इंडिया एक बार में जीता नहीं। तो मानना पड़ेगा पूरा इंडिया एक बार में जीता नहीं, ये तो बात माननी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि बंगाल को अगर देखते हैं तो जो बंगाल की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमको दिख जाता है, मतलब 1800 एंड ऑनवर्ड्स में हमको बंगाल में मानते हैं कि ब्रिटिश के यहाँ आने से यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा चैलेंज मिला, ढाका का मलमल वगैरह को अच्छा खासा चैलेंज मिला, ठीक है। दूसरा अगर ध्यान से देखें तो कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका 1813 से लेके और लगभग 1860 तक का जो टाइम रहा है जिसमें यूएस में जो है एक तरीके का सिविल वॉर का माहौल बन रहा है। यूरोप की भी अगर बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी के चक्कर में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चक्कर में यूरोप भी उन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो उल्टा हम जो है लॉन्ग स्टेपल कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट ही थे, हम तो कॉटन आपसे ले और रहे थे। हम क्या देंगे कॉटन, मतलब देखो गजब की बात है, तुम हमसे रॉ मटेरियल ले रहे हो और हमसे बोल रहे हो हमने तो तुम्हारे यहाँ प्रोसेस्ड मटेरियल डंप किया। हम बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड मटेरियल की, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री ठप हो गई, रॉ मटेरियल की सप्लाई इंडियन इंडस्ट्री को मिल नहीं पाई। तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो हमने उल्टा लॉन्ग स्टेपल कॉटन लिया ही है, हमने क्या किया है। गजब की चीजें बातें करते हैं। तो इनका कहना है हमको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखना चाहिए। बंगाल को अगर देखते हैं तो 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग डिकेट्स में जो है यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्या कहते हैं, आप अगर चले जाइए साउथ में चले जाइए 1860 के आसपास हमको मद्रास में इसका इफेक्ट दिखता है। उसके बाद राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1910 और 1911 के आसपास इसका इसमें इफेक्ट दिखाई देता है। तो और जब देखिए स्टार्टिंग में यहाँ इफेक्ट दिखता है तो यहाँ पे ब्रिटिश का गवर्नर क्या हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। फिर वो तो 1835 में आके इंडिया का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1860 तक आते आते गवर्नर जनरल दूसरा चेंज हो गया। साथ ही साथ यूरोप का सर्कमस्टांसेस और अमेरिका का सर्कमस्टांसेस चेंज होता चला जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये नए तरीके के गवर्नर जनरल की जगह वॉइसराय आ जाते हैं। 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, तब जाके 1911 तक आके वॉइसराय अलग आ जाते हैं। तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग पॉलिसीज आती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे चूंकि इंडियन जो राजा राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया। प्रिंसली स्टेट्स ने जो है अपने इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने में काम नहीं किया। पहले प्रिंसली स्टेट्स भी बहुत काम करते थे, याद करिए मैंने आपको बताया था हाट वगैरह बहुत बुलाया, ठीक है। तो ये जो हाट वगैरह लगती थी इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। तो मतलब ये सब चीजें जो है ये टाइमली हुई है, टाइम के हिसाब से हुई है और अपने अपने तरीके से रीजनल रीजन के कारण और कुछ ग्लोबल रीजन के कारण हुई है। आप इनके सामने इनमें जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं देख सकते हैं, एक रूपता नहीं देख सकते हैं, मतलब किसी एक कारण से नहीं हुआ है, कोई डेडिकेटली नहीं किया गया है। जिसको अब सीधी सी बात है, आप इसमें यूनिफॉर्मिटी मत देखिए, आप इसको जो है मोनोलिथ मत बोलिए, आप इसको जो है प्लांट वे में मत बोलिए। जैसे ही आप इसको प्लांट वे में बोलना बंद कर देंगे, अपने कारणों क्षेत्रीय कारणों से हुआ, वैश्विक कारणों से हुआ, अपने कारणों से हुआ, वहीं आप ये बोल देंगे कि इंडिया में प्लांट वे से कोलोनाइजेशन ही नहीं है, ठीक है। तो डी आर गाडगिल वगैरह जो है खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये समझ में आया गाडगिल का कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ आप सबको, ठीक है। फिर अब हम लोग बात आते हैं कि इन सब की थोड़ी सी लिमिटेशन पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। मॉरिस डी मॉरिस एंड थार्नर की जो हम लोगों ने बात की, तो वो कह रहे हैं उनके उनका कंपैरिजन हमको ये चीज यहाँ पे समझ में आती है, सबसे बड़ी बात ये समझ आती है कि ठीक है, तो यूरोप के कंपैरिजन से इंडिया का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है तो सीधी सी बात है हम मानते हैं कि वहाँ का हैंडीक्राफ्ट इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को टक्कर नहीं दे पा रहा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हैंडीक्राफ्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। मॉरिस डी मॉरिस भी जो है वो कह रहे हैं इंडिया में थारनर वगैरह कह रहे हैं यही चल रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यही चल रहा है। लेकिन जरा इस चीज को भी देखिए कि वहां पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसने हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया, तो वो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में एज अ लेबर ये हैंडीक्राफ्ट वाला पर्सन इन्वॉल्व हो गया, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बन गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उससे लोगों को थोड़ा धीरे ही सही, कम ही सही, पर लाभ मिलता है। जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों ने जमशेद जी टाटा का नाम आजकल खूब सुना होगा। रतन जी टाटा के जो है ग्रैंडफादर हुआ करते थे, सुना है आप लोगों ने जमशेद जी टाटा का? ये टाटा नगर जो है जमशेदपुर में बनाया गया, यहाँ पे लगभग 1905 में यहाँ पे टाटा नगर बनाया गया। इन्होंने जो है गवर्नमेंट से 100 साल पे लीज पे ले लिया, टाटा नगर झारखंड में पड़ता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि टिस्को बनाई, ठीक है। टिस्को ने क्या किया कि हमें टाटा स्टील, इस तरीके से टिस्को का फुल फॉर्म है, आप लोग देख लीजिएगा। भिलाई स्टील प्लांट इन्होंने लगाया टाटा ने, और इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया वहां पे। उन्होंने क्या किया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जॉब है वहां के लोकलाइट लोगों के लिए हो जाएगी, और किसी के लिए लोग नहीं होगी। टाटा से जो है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बड़ी मौज ली टाटा की, कि अरे बताओ कहाँ जंगलों में सिंगूर यहाँ पे इस जगह पे प्लांट लगा रहे हो, है ना, यहाँ से प्रोडक्शन कौन सा ग्लोबल लेवल बिकने जा रहा है। उन्होंने कहा अपने ग्लोबल लेवल के लोगों के लिए देना नहीं, हमें तो अपने लोकल लोगों के लिए देना है। सुई से लेके पानी के जहाज तक का तो हम इंपोर्ट करते हैं ब्रिटेन से। आज़ादी के समय हमारी ये सिचुएशन ये हो गई थी। तो टाटा ने क्या किया, टाटा ने यहाँ पे जो है लोहे के हल जो हुआ करते हैं, गाँव में चला करते थे खेती करने के लिए, उसको बनाने की कोशिश की। फावड़े का जो फाल हुआ करता है,
आयरन का, इसको बनाया। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है इंडियंस के लिए बनाना काम चल रही है। तो कहीं भी इस तरीके की जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो आसपास के लोगों को जॉब मिलती ही मिलती है। अगर कोई गांव से जुड़ा हो, उसने देखा होगा कि आसपास जो है चीनी की मिल अगर खुल गई हो, अनुभव आपके गांव के आसपास कहीं चीनी की मिल वगैरह है ना? कंपेल रोड पे है। कंपेल की तुमने याद दिला दी। कंपेल मेरा बहुत आना जाना रहा है। ठीक है, नानी खत्म हो गई तो सब छूट गए। तो वहां पे अब आप अपने फादर से पूछिएगा या अपने दादा दादी से पूछिएगा, जब ये चीनी मिल नहीं थी तो लोगों को जो है बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता होगा गन्ने की खेत, गन्ने को बेचने के लिए। फायदा मिलता है लोगों को, कोल्ड स्टोरेज के खुलने से लोगों को फायदा मिल जाता है, हाईवे निकल जाने से लोगों को फायदा मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मेट्रो बन रही है तो मेट्रो बनने से भी लोगों को फायदा मिल जाता है। आसपास जो है मेट्रो के कर्मचारियों को तो रोजगार मिलता ही मिलता है, लेकिन मेट्रो बनने से क्या, जब मेट्रो बन नहीं होती तो चाय ये सब तमाम चीजें, खाना पीना, टिफिन इफिन, इवन अगर आप देखेंगे मेट्रो के चक्कर में जो इस समय ट्रैफिक लग रहा है, तो मेट्रो को और बोला पुलिस ने कि भाई हमारे पास इतनी पुलिस पावर नहीं है, आप इस तरीके से ट्रैफिक लगा रहे हैं, मेट्रो की मार्शल्स की अपॉइंटमेंट करिए। तो मेट्रो के जो मार्शल्स होते हैं वो रोड पे खड़े होकर जो है रूट डाइवर्जन पे काम कर रहे होते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं जॉब देती है ना मेट्रो इस तरीके से। तो जहां कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पे लोगों को फायदा मिलेगा। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट यहां से पिछड़ गया, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को हमारा प्रोडक्ट टक्कर नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट ही आया, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। ठीक है, आप हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री ना भी मानिए, तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। तो जब मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमको फायदा कहाँ मिला? तो जब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमको फायदा ही नहीं मिला, तो किस बात का इंडस्ट्रियलाइजेशन? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हम यूरोप की तुलना भारत से नहीं कर सकते हैं। हस्तशिल्प जो प्रोडक्ट जो हैं उनकी भरपाई जो है वो भारत जो है आधुनिक उद्योगों के स्थान से नहीं कर पाया। वो बहुत लेटर ऑन हुआ है, जब टाटा जी वगैरह, अंबालाल सारा भाई वगैरह आए हैं। देखिए एक बात जान लीजिए कि दुनिया को ईरानियों ने बहुत कुछ दिया। ठीक है, जब सीधी सी बात है कि ईरान पे जो है टर्किस, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ से मिडिल ईस्ट से ईरान के ऊपर टर्किस इन्वेजन हुआ, साउथ से जो है इन्वेजन नहीं होता, अरेबिक इन्वेजन कभी नहीं इनके ऊपर हुआ। अरेबिक लोग इन्वेजन करने वाले लोग भी नहीं है, वो बहुत डिसेंट टाइप के लोग हुआ करते हैं, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं भी आप देख लीजिए, सिंध में जो मीर कासिम का जो हमको अरेबिक इन्वेजन दिखता है, उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे कहीं भी आपको अरेबिक इन्वेजन के एविडेंस नहीं मिले, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। ये भी मीर कासिम को अरेबिक लोगों ने नहीं भेजा था, हज्जाज ने भेजा था, बगदादी कैरेक्ट था, इराकी था, वो भी अरेबिक नहीं था। तो जो है ईरान के ऊपर जब इस्लाम का इफेक्ट आता है या टर्किश इन्वेजन का इफेक्ट आता है, तो ईरानी लोग जो है वो इंडिया आ जाते हैं, बहुत से लोग आ जाते हैं, उनको हम लोग पारसी बोलने लगते हैं। दे बिलोंग टू जरथुस्ट रिलीजन। अबुल मजदा याद आ रहा है आप लोगों को? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऋत, एंशियंट हिस्ट्री में ऋत के बारे में पढ़ाया था, वरुण के बारे में पढ़ाया था। तो दुनिया को, खासतौर से इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया को ईरानी लोगों ने बहुत कुछ किया है। मैडम भीखा जी कामा है, और आपके अंबालाल सारा भाई हैं, रतन टाटा है, सैम मानिक शॉ है, बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा इंडिया को एम्पावर्ड किया इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। इंडिया इनके रण से कभी भी बच नहीं सकता, बहुत ज्यादा एम्पावर्ड किया नेशन को इन लोगों। तो यहाँ तक सबको समझ नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है? मॉरिस डी मॉरिस ने थॉर्नर का जवाब ये है कि भैया आधुनिक उद्योगों की जो बात आप कर रहे हैं वो इंडिया में कहीं लगे नहीं, लगे होते तो इसका फायदा मिलता, तब हम मान लेते कि भैया एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि हैंडीक्राफ्ट यहाँ से चला गया। ठीक है, उल्टा जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट यहाँ पे डंप हुआ है, ना कि मॉडर्न इंडस्ट्री को आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के इंपोर्ट होने से हमारा प्रोडक्ट बाहर जाएगा, लेकिन आपने हमको कौन सा इंडस्ट्रीज लोगी है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? 1834 में, अब 1834 का भी हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बोलता है कि भैया किसी भी कोई ऐसा गांव हमको नहीं मिला जहाँ बुनकरों की हड्डियां नहीं मिली। वो सीधी सी बात है, पुराने लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है कि ये काम हमने भी किया। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोलता है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि भारत ने या ब्रिटिश ने इंडिया का जो हैंडलूम है, ये जो चरखे वगैरह से जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, इस चरखे को तोड़ दिया है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ब्रिटिश ने इंडियन चरखे को तोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे उसने यूरोपियन मार्केट का बना हुआ प्रोडक्ट डंप कर दिया है। ठीक है, तो
ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि उसने जो भारतीय चरखे को तोड़ दिया, ब्रिटिश ने भारतीय चरखे को तोड़ दिया, और तोड़ने के साथ साथ भारत के उत्पादों को या इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट से बाहर कर दिया। ठीक। और फिर सूती वस्त्र की जो माता है, इंडिया को जो है कॉटन इंडस्ट्री की जननी बोला जाता था ग्लोबल लेवल पे। यहीं से कॉटन पूरी दुनिया पे सप्लाई होता था, एंशियंट एरा से लेके मिडवल एरा तक हर जगह जाता था, कॉटन सिल्क सब कुछ जाता था। इवन इस रूट का नाम ही सिल्क रूट पड़ गया, क्योंकि इसके थ्रू ही सिल्क जाता था यूरोप तक। ठीक। तो जो सूती वस्त्रों की मात्रा है उसमें सूती वस्त्र ही भर दिए भारत में। मतलब हमसे आपने कॉटन को लिया एज अ रॉ मटेरियल और इंडिया में प्रोसेस्ड कॉटन मटेरियल को भर दिया। कार्ल मार्क्स भी इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो कार्ल मार्क्स भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, बेंटिंग भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। और एक चीज तो मानिए कि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री का दिक्कत क्या थी कि लोग क्या करते थे, गांव में धागे वगैरह बनाया करते थे। खाली टाइम पे लोग काम किया करते थे, विमेन्स काम किया करती थी, मेल भी काम किया करते थे, सब लोग लगे रहते थे। घर घर जो है चरखा चलता था, घर घर जो है लोग काट धागा आगा बनाया करते, सप्लाई दिया करते थे। मैंने आपको बताया था कि एक अर्बन हैंडलूम था और एक जो है वो विलेज का या रूरल हैंडलूम हुआ करता था। ये लोग धागे से पूरा कपड़ा वपड़ा बना के सप्लाई किया करते थे। यहाँ पे इसकी डाई वगैरह हुआ करती थी, इस तरीके से बनाना और फिर एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचना। तो ये इंटीग्रेटेड था एक तरीके से आपस में। ठीक है। इंटीग्रेटेड कहना गलत होगा, इंटरलिंक था। इंटीग्रेटेड कहना गलत है। इंटीग्रेटेड तो मतलब पूरा पूरा चेन ही दिखी, इंटरलिंक था ये सबका। इंटरलिंक होने के चक्कर में पूरा का पूरा एक सेटअप चल रहा था और लोगों के घर घर तक था। अब जब गांधी जी इंडिया आते हैं, सबसे पहले अपना साउथ अफ्रीका छोड़ के जब इंडिया आते हैं गांधी जी, तो वो एक किताब लिखते हैं पानी के जहाज के ऊपर, उसका नाम होता है हिंद स्वराज। इसमें गांधी जी के अर्ली थॉट, गांधी जी अर्ली टाइम पीरियड में जो है लियो टॉलस्टॉय वगैरह से दी वॉर एंड पीस अनटू दिस लास्ट, इस तरीके की बुक्स हैं। इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इनको बहुत पढ़ा है अनटू दिस लास्ट को एंड वॉर एंड पीस को। ठीक है। वॉर एंड पीस में नेपोलियन बोनापार्ट और रशिया के बीच की लड़ाई का पूरा सिग्निफिकेंस है, सब कुछ समझा गांधी जी ने वहाँ पे। तो कुल मिला के उन्होंने वहां से अहिंसा को समझा, मतलब कि यार अहिंसा कितनी जरूरी है, हिंसा से सारा काम नहीं हो सकता है। वॉर एंड पीस से इस तरीके से समझा। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने अर्ली थॉट्स जो हैं वो लिख के दिए किसको, द गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की हिंद स्वराज पढ़ा, उनको लगा कि इनमें भी कुछ कमियां हैं। गांधी जी बोला कि आप पूरा भारत भ्रमण करिए। उसी टाइम पीरियड में गोपाल कृष्ण गोखले से कौन मिले, मोहम्मद अली जिन्ना मिलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप एक अच्छे खासे लर्नेड बैरिस्टर हैं, आप मुस्लिम लीग जो बनाई गई है उस मुस्लिम लीग में जो है अपना पैसा लगाइए और मुस्लिम लीग को जो है एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न अप्रोच के साथ आगे बढ़ाइए। तो गोखले के कहने पे जिन्ना ने जो है बहुत सारा फंड दिया मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग को एक तरीके से कह दें कि उसके रेडिकल थॉट से हाईजैक करके प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग की ओर ले जाने की कोशिश की मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये बात मैं कर रहा हूँ 1910 के आसपास की, दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ। गांधी जी ने गोखले के कहने पे पूरा भारत घूमा, और जब पूरा भारत गांधी ने घूमा तो भारत में गांधी ने घूमते घूमते देखा कि लोगों के घर में एक्स्ट्रा इनकम का जो सोर्स हुआ करता था, ये कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े नाराज हैं कॉटन इंडस्ट्री के चक्कर। ठीक है। खेत तो गिरवी रखे रखे हैं और कॉटन इंडस्ट्री भी खत्म हो चुकी है। कपड़ा, ये कॉटन जो है लोगों की रग रग में, भारत की रग रग में बस चुका। तो गांधी जी ने क्या किया कि चरखे को, जो भारतीय अवचेतन में लोगों के कॉन्शियस में सबकी चीजें जा चुकी हैं, तो गांधी ने चरखे को जो है अपना टूल बनाया अपना जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। तो ये कारण जो है चरखा यहाँ से बहुत फेमस। ठीक है। जब आप लोगों के इकोनॉमिकल थॉट से जुड़ेंगे, लोगों के इकोनॉमिकल इश्यूज से जुड़ेंगे, तब जाके आप जो है महात्मा बनेंगे, तब जाके आप गांधी बनेंगे, तब आप जाके फादर ऑफ द नेशन बनेंगे, राष्ट्रपिता बनेंगे। लेकिन अगर आप जो है घूमने करने के लिए निकलेंगे, व्हाइट टी शर्ट पहन के निकलेंगे, सर्दी नहीं लगती है, गर्मी लगती है, और जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ट्रैक का कॉन्वे जा रहा है, बहुत कुछ होने वाला नहीं है। क्रॉस रूट लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। 1910 से वो आदमी लगना चालू करता है, तब जाके 1947 तक देश पहुंच जाता है। ये नहीं होता कि यहाँ से वहां निकल लिए, ट्रक चल रहे पीछे, जल्दी मीडिया चल रहा है, दांडी दांडी मार्च उन्होंने कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है। गांधी गांधी है। ठीक है। गोद लिया हुआ टाइटल जो है वो आपको गांधी थोड़ी बना देगा, सीधी सी बात है। नेहरू की लेगेसी आगे बढ़ाओ ना, इंडस्ट्रियलिस्ट अप्रोच आगे बढ़ाओ। क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? नेहरू की लेगेसी बढ़ाते, तुमको मिला था 10 साल पूरा का पूरा। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस को स्टेब्लिश होने में 2014 लग गए।
अपनी दम पे आते आते, या आप कह सकते हैं कि बहुमत जुटाते जुटाते आपको पूरा 10 साल मिला था, आपने उसमें टाइम पीरियड में काम करना चाहिए था। तब तो प्राइम मिनिस्टर का बनाया हुआ बिल आपने उठा के फाड़ दिया, हो बुलशिट, ओ माय गॉड। तुम सबसे नॉलेजेबल पर्सन हो तो क्यों नहीं चला पाए? तुमको पूरा मौका मिला था, तब तुम यूथ थे, अब तुम जबरदस्ती थोपे गए यूथ। खैर, क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपको जो है समझ में आया चीजें, लिमिटेशंस मॉरिस डी मॉरिस के, थॉर्नर का क्रिटिसिज्म, एक तरीके से समझ में आया इन चीजों का। मैंने आपको पैरेलल क्रिटिसिज्म भी इन सब चीजों का करके दिखाया। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब मुद्दा ये आता है कि भैया दोनों चीजों को पढ़ के, नेशनलिस्ट अप्रोच को पढ़ के, मार्क्सिस्ट अप्रोच को पढ़ के, ये तो समझा कि भाई हाँ कॉटन इंडस्ट्री का इशू था, लेकिन वो भी 50% तक ही ब्रिटिश की रीच हुई थी। हमने ये भी जाना कि जो है हमारे जो है लेदर इंडस्ट्री चल रही थी, हमने ये भी जाना हमारे फर्नीचर इंडस्ट्री चल रही थी, हमने ये भी जाना कि पॉटरी चल रही थी। तो फिर ये जो नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये तो उतना भी नहीं था जितना बोलते हैं। और ब्रिटिश जिस तरीके से बोल रहे हैं कि तो मिथ है, तो क्या इसको मिथ मानना चाहिए? क्या ये वाकई में मिथ है? तो देखिए सीधी सी बात है कि ये मिथ तो नहीं है ना? इतना तो आपको समझ ही में आ चुका है कि ये मिथ तो नहीं है ना? तो हमको अपना स्टैंड कर लेना चाहिए, कि हमको अपना स्टैंड ये लेना चाहिए कि ब्रिटिश औद्योगिक प्रोडक्ट्स के चक्कर में, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोजेक्ट जो चक्कर में थे, इसके चक्कर में हमारे जो प्रोडक्ट जो थे वो कंपटीशन से बाहर हो गए। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक। और कंपटीशन से बाहर होने वाले हमारे जो गुड्स सबसे ज्यादा रहे वो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री रही, साथ ही साथ जो है सिल्क इंडस्ट्री रही, साथ ही साथ जो है आपका जूट इंडस्ट्री रही, ठीक। और ये पूरी की पूरी मेजर इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ ये बाहर हो गई। लेकिन अगर हम देखते हैं इसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। अगर वहीं पे हम लोग देखते हैं लेदर पे देखते हैं, अगर हम लोग फर्नीचर पे देखते हैं, तो इन सब के ऊपर जो है कंपैरेटिवली कम नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, पर पड़ा है, ठीक है। क्यों पड़ा है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वहां पे लंदन में जुड़ जाती थी। और लंदन में अभी भी जो है या आप कह सकते हैं यूरोप में इस लेवल्स फर्नीचर की, इस लेवल्स बूट्स की, देखिए सर्दियां बहुत होती हैं, बर्फ में आपको लेदर बूट्स तो पहनने ही पड़ेंगे, है ना, आपको ओवरकोट पहनना ही पड़ेगा। तो इन सब की डिमांड बहुत थी, है ना। क्योंकि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन में ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों का अच्छा खासा हिस्सा है। मौर्य डायनेस्टी में जब आप लोग सेंसस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया गया होगा, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इनको याद आ रहा होगा, मतलब जो सेकंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर वाले शायद रिकॉल कर पा रहे, थर्ड ईयर वाले शायद रिकॉल कर पा रहे हो। मौर्य डायनेस्टी में जो जनगणना होती थी वो इंसानों से ज्यादा जानवरों की भी होती थी। तो हमारे यहाँ जानवरों की पॉपुलेशन ठीक ठाक रही है, और अभी भी हम लोग जो अच्छे खासे लेदर इंपोर्टर हैं, ठीक है। ना सिर्फ लेदर इंपोर्टर है बल्कि बीफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, बल्कि हम बीफ एक्सपोर्टर भी अच्छा खासा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। बीफ मतलब सिर्फ काउ मीट नहीं होता, बीफ में जो है अ, वो कैटल, वो जानवर जो दूध देने में केपेबल है, उनको भी बीफ में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब ये डेटा है तो डेटा है भाई, इससे हम भाग तो नहीं सकते। तो क्या है कि हमारे फर्नीचर की और हमारे चमड़े की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इन्होंने काम करना चालू किया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। भाई हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा तो वही रहे। इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी कि वो प्रोडक्ट 400 से 400% तक आपने जो है कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगा दी। तो वो क्या, प्रोडक्ट कंपेरेटिवली महंगा होता चला गया, ठीक है। लेकिन हम ये कहें कि वो अकेले वो प्रोडक्ट जो है वो कॉटन इंडस्ट्री से हुए लॉस को संभाल सकता है, तो वो अकेले नहीं संभाल सकता। उसके ऊपर जो आपने 400% के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो वो उतना सर्वाइव नहीं कर पा रहा, ठीक। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। और हम ये भी मानते हैं कि जो है इंडियन मार्केट जो थी वो इतना इंटीग्रेटेड नहीं था। देखिए क्या है कि हमारे रेलवे नेटवर्क वगैरह सेटअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तेज होने के बावजूद भी उस लेवल का इंटीग्रेशन मार्केट का नहीं हो पाया जो आज है। अभी 10 साल पहले उस लेवल का मार्केट का इंटीग्रेशन नहीं था। मैंने आपको बताया था कि बचपन में मैं पापा से बोलता था कि लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो लाइट वाले जूते लेके आइएगा पहनने के लिए। हम हर चीज जो बाहर का प्रोडक्ट आता था उनको देखिए बड़ा 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 आश्चर्य के तरीके से देखते थे। तो इंटीग्रेशन तब नहीं था, अब जाके इंटीग्रेशन हो पाया। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ब्रिटिश प्रोडक्ट ने बहुत ज्यादा नुकसान करा, बिल्कुल नुकसान किया, लेकिन उस लेवल का इंटीग्रेशन ना हो पाने के कारण ब्रिटिश जिस इच्छा से नुकसान करना चाहते थे वो नुकसान नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि हाँ ठीक है भाई, कॉटन इंडस्ट्री का पूरा लॉस हुआ है। आयरन को अगर देखते हैं, फर्नीचर को देखते हैं, लेदर को देखते हैं, तो इसमें हमें कम लॉस हुआ है। और फिर ये भी बात हम मानेंगे कि भैया इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं था।
इन सभी चीजों को देखने के बावजूद भी हम दो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि ग्लोबल जीडीपी जो हमारी 24% थी, उसमें मतलब ग्लोबल जीडीपी में जो हमारा हिस्सा 24% या 25% था, आपके जाते जाते वो 2 से 3% पे आ गए। ठीक। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ अगर हैंडीक्राफ्ट खत्म भी हो रहा है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री का खत्म हो रहा हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हैंडीक्राफ्ट वीक हो रहा हो, तो मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई। जैसे आपके यहाँ सेटअप होती चली गई, अगर सेटअप हो भी रही तो रीजनल लेवल से हो रही है, भारतीय इंडस्ट्रीज के कारण हो रही है। वो इंडियन इंडस्ट्रीज जो कि जमींदार लेवल के हुआ करते थे या जो महाजन लेवल के हुआ करते थे, वो पैसे से पैसा बनाने के चक्कर में इंडस्ट्री बनाने लगे थे अर्ली स्टेज पे, मतलब बहुत लेटर स्टेज पे, सॉरी 1890 और 1900 के डिकेड्स में ये इंडस्ट्रीज बनना चालू हुई थी। तो ये इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडियन पैसे से बनी हुई थी, इसमें ब्रिटिश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक। यहां तक सबको समझ नहीं आ रहा है? सभी बच्चों की चीजें समझ में आ रही? तो आप जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल फेज चालू होता है तो अगले 150 सालों तक, वहीं अगर हम देखते हैं यूरोप में, देखते हैं अमेरिका में, देखते हैं तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, पीक पे जा रहा है। उस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है। और हमारे यहाँ जो आ रहा है तो वो हमारे रीजनल कारणों से आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो इन सभी चीजों के बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे बोलते हैं कि इस चीज को हम मान सकते हैं कि भाई ये जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, इनके बीच में एक फैशन है, इस चीज का फैशन है। फैशन ये है कि भाई भारत में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के नेगेटिव इफेक्ट को ना दिखाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीधे मिथक बोल दिया जाए। हालांकि हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं हमारी अभी रिसर्च को लेके, हालांकि हम ये मानते हैं कि जो है हमारे पास जो है कॉटन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जवाब देने के लिए लेदर इंडस्ट्री जैसी चीजों में हमको थोड़ा बहुत चीजें दिख रही हैं। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हालांकि इस मिथ को पूरी, इस मिथ बोले, हालांकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रूव करने में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो एक मिथ था। ठीक है। वास्तविकता इससे अलग है, जिसको हमको देखने के लिए ऊपरी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऊपरी पहलू कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, तो वो ये पहलू हो जाएंगे कि भाई कॉटन इंडस्ट्री है, वो भी पूरी तरीके से बाहर के प्रोडक्ट से ही डंप होती चली जा रही है। ठीक है। लेदर इंडस्ट्रीज को भी इतना डिमांड नहीं मिल रहा है, वहां पे जाके आप जो है 400% तक जो कस्टम ड्यूटी लगाते चले जा रहे, तो बहुत सी चीजें। तो इसको मिथ नहीं कहेंगे। मतलब ये कि हाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात को हम लोग 80% कहेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, 20% जो ब्रिटिश बोला है उसको भी एक्सेप्ट करें। कुल मिला के ये चीज है। आज तक सबको क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तो 1813 के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो 1813 में बात, सबसे पहली बात ये कि इन सब चीजों को हम कैसे निगलेक्ट कर दें कि आपने 1813 के बाद जो हमारे यहाँ तो है जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट लेके आ गए, है ना। 1833 तक आपने कंपनी का ट्रेड वर्क ही खत्म कर दिया, अदर ब्रिटिश कंपनी ला दी, हमारे यहाँ आपने ओपन दरवाजे खोल दिए। और इन ओपन दरवाजों को जो आपने बाकी सारे ब्रिटिश कंपनी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए भारत के दरवाजे ओपन कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो है इनका कंपटीशन यहाँ पे बढ़ रहा है, ये खुद भी कंपटीशन कर रही हैं और हमको भी कंपटीशन दे रही हैं। तो ये चीज हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? और इसके लिए आपने जो है इंडिया में इंपीरियलिज्म कर दिया, साम्राज्यवाद विस्तार कर दिया। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो राजा वगैरह, जो जैसे पंजाब वगैरह हो गया, या आपके जो किंग्स, जैसे आपका सब्सिडी अलायंस छोड़ दीजिए, जो आपकी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई है, तो जिन प्रिंसिपल स्टेट्स का मर्जर हुआ, वो प्रिंसिपल स्टेट्स अच्छा खासा लोकल लेवल पे हाट वगैरह को प्रमोट करते थे, और उन हाट से हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में ही नहीं, यूरोपियन मार्केट में जा रहा है, लेकिन कम से कम इंडियन मार्केट में ही रोटेट हो रहा था। तो वो हाट लगना बंद हो गई और सीधे सीधे क्या हो गया, मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट पहुंचा। ठीक है। हमने आपको बताया था कि मार्केट मार्केट बनना चालू हुई उनके कारण, ब्रिटिश के कारण। एक ही जगह सब बिकेगा, लोग गांव से शहर जाके माल लेने लगे, ना कि हाट का वेट करते थे। तो ये चीजें हुई, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। और एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश इस सब चीज, इन चीजों के बावजूद भी ब्रिटेन में क्या था कि लोग इंडियन हैंडलूम्स को बहुत पसंद करते। जैसे कि आप लोग कुछ लोगों से मिलेंगे, वो खादी कपड़ों के बहुत बड़े फैन हैं, कुछ लोग कॉटन या लेनिन के बहुत बड़े फैन। 20-20 हजार रुपए की, 10-10 हजार रुपए की जीन्स है, 20-20 हजार रुपए की शर्ट्स मार्क्स एंड स्पेंसर के ब्रांड में बिक रही। क्यों बिक रही? क्योंकि हमको पसंद है। एक क्लास है जिसको हम लोग इलीट क्लास बोलते हैं, मर्चेंट क्लास बोलते हैं,
या इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास बोलते हैं, वो ऐसे ही कपड़े पहन रहे हैं। तो उसको लेके अभी भी जो है इंडिया से ब्रिटेन, आज अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है ब्रिटेन को, ब्रिटेन से इंपोर्ट कम करता है। यूरोप को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका से इंपोर्ट कम करता है। क्यों? इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, महंगे होते हैं, और इंडियंस जो है वो चीप एंड बेस्ट की बात करते हैं। हमारे यहाँ मेजरली पॉपुलेशन जो प्रेजेंट में है वो डाउन टू द अर्थ है, या आप कह सकते हैं कि वो बिलो द मिडिल क्लास है। तो वो चीप एंड बेस्ट की बात करता है, चल गया तो रात तक, नहीं तो चांद तक, उसका ये कॉन्सेप्ट है। उस मार्केट को कौन भरता है? उस मार्केट को भरता है चाइनीज मार्केट भरता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इनके यहाँ बहुत ज्यादा है। चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड इनके इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग क्वालिटी बेस्ड वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ भी जो है ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि देखिए हम उनके एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खरीदने वाला कम। लेकिन इंपोर्ट कर तो रहे हैं, ये तो नहीं कह देंगे जीरो है। वरना मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे ब्रांड्स कैसे चल रहे हैं? वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आज भी कानपुर में ट्रेजरी जैसे लोग हैं, टेनरी में काम करने वाले लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से पैसे वाले, ये लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पीरियड में ऑल्दो हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा यूरोप में डिमांड नहीं बची थी, लेकिन उसमें बहुत लेविश क्लास उसको यूज़ करने वाला था, और उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 400% तक की जो है कस्टम ड्यूटी लगा दी। ठीक, ये सब आपको क्लियर हो रहा है कि किस किस कारण से हमारा जो है उद्योगों का पतन हुआ। तो पहला कारण तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो 1813 और 1833 का चार्टर लिखे है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट्स के टक्कर में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स, वो टक्कर नहीं दे पा रहे थे, कॉस्ट के कारण टक्कर नहीं दे पा रहे थे। एक सीमित ही सही, एक लिमिटेड ग्रुप ही जो था, जो हमारे इन प्रोडक्ट्स को पसंद करता था यूरोप में, उसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 400% तक की जो है चुंगी लगा दी, या टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी। तो वो भी डिमांड खत्म हो गई, तो उस चक्कर में भी यहाँ पे नहीं हो पाया। यहाँ तक सबको क्लियर? तीसरा सबसे मेजर जो है रीजन हम लोग मानते हैं, तो देसी और विदेशी व्यापार के होने के लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो देसी शासक हुआ करते थे, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, इनका मर्जर हो गया। और इनके मर्जर होने से क्या हो गया कि इनका सारा काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो ये प्रमोट करते थे, हार्ट को प्रमोट करना, मुगल डायनेस्टी में, राजपूताना डायनेस्टी में पेंटिंग बहुत प्रमोट हुआ करती थी। बसावन वगैरह मिडिवल एरा में हम लोग पढ़ेंगे, पेंटिंग बहुत प्रमोट हुआ करती थी, जबरदस्त, ये स्कूल ऑफ आर्ट, वो स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये सब चीजों के कपड़ों के ऊपर भी आर्ट वगैरह चलती, तो ये सब चीजें खत्म हो गई, राजाओं की तरफ से प्रमोशन हो गया खत्म, तो ये भी हो गया। तो ब्रिटिश ने जो इंपीरियलिज्म इंडिया में किया मार्केट बड़ी करने के लिए, और जो सब्सिडी अलायंस जैसी चीजें आई, या आप कह सकते हैं डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई, या आप कह सकते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ, तो इन सब वॉर के चक्कर में जो है वो लोकल जो सपोर्ट मिलता था हैंडीक्राफ्ट को, वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। दूसरी सबसे एक मेजर रीजन जिसको हो सकता है आप लोग निगलेक्ट ना करें, लेकिन एक जनरल बच्चा निगलेक्ट कर सकता है, कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, भारत में जो हमारे यहाँ कॉन्टेम्परेरी सोशल कल्चरल सिस्टम था, उसको वो ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब का नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़े, तो व्हाट इज बेस्ट का कॉन्सेप्ट लाने के लिए इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेके आया। युवा पीढ़ी जो है वो ब्रिटिश प्रोडक्ट को पसंद करे। ठीक है, मैंने आपको एक दिन जो है एक रील भेजी थी, जेंटलमैन को रास्ता दो, जेंटलमैन को रास्ता दो। आपने देखा था किस तरीके से अजय देवगन जो है वो भगत सिंह का रोल कर रहे थे? देखा था आप लोगों ने, है ना? तो ये जो है ना एंग्लिकन अप्रोच जो है, इसने व्हाट इज बेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया। हम उन प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे, अपने नेटिव प्रोडक्ट को चुनने लगे। कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें पंडित जी थे, और इसमें एक जोरास्ट्रियन या पारसी थे, और एक व्यक्ति, एक थिंकर था, उसके ऊपर था वो ब्रिटिश एरा के एक इमेज दिख रहा था, खासतौर से वो 1910 एंड ऑनवर्ड्स का दिख रहा था। वो मुझको ऐसा अंदाजा लगा। मैं देख रहा हूँ कि पंडित जी ने क्या क्या रखा है, 3 पीस पहन रखा है। फिर पंडित जी कैसे, उन्होंने सर के ऊपर टोपी लगा रखी है पंडित जी वाली, टाई पहन रखी है, शर्ट पहन रखा है, उसके ऊपर जो है वेस्ट कोट पहन रखा है, उसके ऊपर कोट पहन रखा है, नीचे धोती पहन रखी है, और धोती के नीचे क्या पहन रखा है, बूट पहन रखा है। ये एक ट्रेंड चालू हुआ था जो इलीट क्लास का उस टाइम पीरियड में हुआ करता था। आप देखिए, अब बहुत से लोग ऐसे दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी, लाला लाजपत राय को भी देखेंगे तो उनके भी आपको ऐसे कपड़े देखने को मिले, है ना? तो ये चीजें भी थी, मतलब हम इस कदर तक हमारे ऊपर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? तो कल्चरल इफेक्ट किया जो
एजुकेशनल इफेक्ट रहा, वो भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ये काफी बड़ा रीजन है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते तो ये तो मतलब वो रीजन जो दिखता नहीं है, जो फील नहीं होता, समझ में नहीं आता है, इसको तो पढ़ के ही समझा गया। ठीक। दूसरा अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रिटिश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, रेलवे वगैरह था, ये रिमोट एरियाज तक जाके कच्चे माल को निकाल रहा था, रॉ मटेरियल को निकाल रहा था, प्रोसेस मटेरियल को डंप कर रहा था। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है इंडिया में जो है उद्योगों का या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो चलती थी वो अपने आप में खत्म हो रही थी, इन सब कारणों से खत्म हो रही थी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हम्म। हम्म। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन को रोकना, ब्रिटिश तो किसी भी हद तक जा सकते थे, सही बताती है। बेटा, आपकी दादी की क्या एज है मुझे नहीं पता, मैं 2004 में जब मेरी दादी खत्म हुई थी तब उनकी एज थी उस समय लगभग 96 97 साल की। हमारी दादी बताती थी ये लोग क्या करते थे कि जहां इंडियन की हार्ट वगैरह लगी वहां जाके आग लगवा देते थे, ये भी कर देते थे। ठीक है, लेकिन क्या है कि ना हिस्ट्री में हम लोग सुनी हुई बातों में जो कि रियल बातें हैं, जिनका अभी तक जिनके ऊपर रिसर्च हो नहीं पाई, बिना एविडेंस की बात नहीं कर सकते ना। हम वही बात रख सकते हैं आंसर में जो हमारी बात को, जिसके पीछे एक प्रूफ रहा हो, सर्टिफाइड डेटा ही दे सकते हैं, बात बस ये है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यार, गाड़ी वाला और आ गया कचरा निकाल। ऐसा कोई टाइम नहीं है यार, एकदम सुबह 6:30 बजे आ गए। कुछ कम हुआ ये कचड़े वाले की आवाज? तो ये है, अब क्या है कि ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो खत्म हुआ, ठीक है, इसका इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट, जो खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये सब तो समझ लिया, ब्रिटिश का लेके क्या ओपिनियन है, इंडियंस का क्या ओपिनियन है, इसका इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, छोटी सी चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए एक चीज को समझ, इसको अगर आप यहाँ समझ गए तो आप जो है गांवों की वर्तमान सिचुएशन जो है उसको भी समझ गए। तो एक तरफ ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, हमारा जो परंपरागत स्ट्रक्चर है, जो पहले का चला वाला इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लाके डंप कर रहे हैं, आप जो है कंपनी का चार्टर लेके आ रहे हैं, आप जो है रीजनल डायनेस्टीज को खत्म कर रहे हैं, आप जो है यहाँ पे डायनेस्टी के साथ साथ जो है मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज करने का वन वे कम्युनिकेशन सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, हमारे जैसे लोगों को तो बैठने का अलाउ ही नहीं था। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड जैसी तख्तियां लगी हुआ करती थी। गांधी जी को भी साउथ अफ्रीका में जो है एक रेलवे के कोच से उतार दिया गया था, और पीछे काला एक कोच हुआ करता था, मतलब बहुत थर्ड क्लास का, वहां पे इंडियंस को बैठने का बहुत मुश्किल से टिकट मिलता था, हर किसी की रीच नहीं थी रेलवे तक पहुंचने की, बैठने की रीच नहीं थी, तो प्रोडक्ट कहाँ लेके चल सकते, लगेज लेके नहीं चल सकते। आपने हमारे प्रोडक्ट का जो है 40% तक जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया वहां पे। तो ये इस तरीके से आपने हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बर्बाद तो किया, ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बर्बाद किया, प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन तोड़ दी, ठीक है, बल्कि प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी सब खत्म कर दिया। लेकिन उसका आपने एक वैकल्पिक सिस्टम, जिसे हम लोग आधुनिक या मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री का जो सिस्टम बोलते हैं, वो आपने हमको नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे हुआ इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत लॉस हुआ, जिनको बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में अगर हम बोल सकते हैं तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक। तो इसके इफेक्ट क्या क्या, तो सीधी सी बात है कि देखिए जो आपका जो शहर वाले जो हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, अर्बन हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, जब अर्बन हैंडीक्राफ्ट टूटने लगा तो उससे वो लोग क्या करने लगे, सीधी सी बात है, मार्केट में उनको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट आ गया किसका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट आ चुका है। तो अब यहाँ पे उनके पास कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बची। जैसे देखिए कि कोविड टाइम पीरियड में क्या हुआ, बेस्ट एग्जांपल कोविड टाइम पीरियड ही है। लोग जो है कानपुर से या गांवों से जॉब करने के लिए बाहर आ गए,
अनुभव, कल मेरी एक भैया से बात चली थी, वो बता रहे थे कि जो एग्रेरियन लेबर है गांव में, जो एग्रीकल्चर करने वाली जो लेबर होती है, वो इस समय 600 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी तक पहुंच चुकी है। ऐसा है क्या? मतलब कम्युनिटी थॉट, कम्युनिटी डेवलपमेंट बढ़ रहा है गाँवों में, हाँ। ये तो अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन लेबर कॉस्ट बहुत महंगी होती जा रही है। वो तो बता रहे 600 700 रुपये में भी लेबर मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और वो बता रहे थे कि सीजन में तो 500 600 रुपये तक चला जाता है जब फसल कट रही होती है। हम्म। हम्म। टूटने लगेगा, दाना गिरने लगेगा बेकार में। हम्म। सही बात है, सही बात। तो ये जैसे अनुभव ने अभी अपना अनुभव बताया कि लेबर की प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या है कि जैसे कोविड टाइम पीरियड की चीजों को हम लोग देख के चलते हैं, तो कोविड में क्या हुआ कि अभी भी देख लेते हैं, जैसे कुछ लोग ये जो लेबर करने जा रहे हैं बाहर आ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं, शहरों में इनको लेबर कॉस्ट ज़्यादा मिलती है, आप कह सकते हैं रेगुलर लेबर मिलती है। हालांकि तो वो पढ़े लिखे ऐसा जितने ज़्यादा नहीं होते, वो ये नहीं सोचते कि शहर में आएंगे तो शहर के खर्चे भी तो हमारे बढ़ेंगे। इन चीज़ों को लोग नहीं समझते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कानपुर में कहीं लेबर मंडी पे खड़े होकर देखिए, अनुभव तुमने शायद देखा हो, काकादे में लेबर मंडियाँ लगती हैं, गोविंद नगर में लेबर मंडियाँ लगती हैं, ये लोग खड़े रहते हैं दिन भर कि कोई आए हमको ले जाए। ठीक है। और यहाँ पे भी जो है आप सड़कों पे सोते हैं, कोई भी आपको कार से कुचल देता है, बहुत दिक्कत है, कहने का मतलब ये। लेकिन लेबर तो है, बेचारा लेबर है, उसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भागता है कि भाई पूरे समय तो फसल कटती नहीं रहेगी, पूरे समय तो फसल की बुआई होती नहीं रहेगी, तो गाँव की से शहर की ओर भागता है। और शहर में जब वो आता है तो उसको लेबर, जब वो एक बिस्किट खरीदता है, वो आधा किलो आटा भी खरीदता है। तो चूंकि उसके पास राशन कार्ड शहर वाला तो होता नहीं है, उसी को लेके गवर्नमेंट ने बोला कि वन नेशन वन कार्ड कर देते हैं, ताकि जो एक आदमी गांव में रहने वाला है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसको शहर में भी वही उसी रेट में आटा मिल जाए। तो उसको आटा उस रेट पे नहीं मिलता है, बिस्किट उसी रेट पे नहीं मिलता है, चाय उसी रेट पे नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों का उसको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो मतलब आप सोचिए कि गाँव में अगर वो लेबर नहीं कर रहा है, तो आप ये सोचिए कि गांव की लेबर महंगी होने के चक्कर में गांव का प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, गांव का प्रोडक्ट महंगे होकर शहर के लोगों को भी महंगा मिल रहा है, शहर में जो तुम लेबरी कर रहे हो तो तुमको भी महंगा मिल रहा है। ये बड़ा इंटरलिंक है। और वो जो सरप्लस कमा के गांव में भेज रहा है, वो उससे क्या हो रहा है कि गांव की लेबर को भेजा जा रहा है, मतलब दो भाई हैं मान लीजिए, तीन भाई हैं। तो कोविड टाइम पीरियड में भी लोग बहुत बाहर बाहर तक गए, लोग दिल्ली गए, लोग गुजरात गए, अच्छा खासा काम कर रहे थे। लोगों ने गुजरात में जाके जो है जरी का काम करना सीखा, साड़ियों का हैंडीक्राफ्ट का काम सीखा, बहुत कुछ चीज़ें सीखी, मतलब स्किल्ड लेबर बनी। ठीक है। देखिए गांव से जो शहर में लेबर आती है वो एकदम लेबर रहती, कोर लेबर रहती है, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लेबर गांव से शहर में आके स्किल्ड लेबर हुए, जैसे मैं आप लोगों को जावेद जुनेद के एग्जांपल अक्सर बताता रहता हूँ। छोटे छोटे थे, 10 12 साल की एज में दिल्ली गए, वहां पे उन्होंने काम करना सीखा, जावेद जुनेद स्किल्ड लेबर बने। और साथ ही साथ गांव के और लोगों को लेके आए। ठीक है। और फिर वो लोग वहां पे और स्किल्ड लेबर बनते चले गए, और भी लोग, मतलब कहने का मतलब ये है। और फिर ये लेबर जो है वहां से जो अर्निंग करती है उसको गांव को अपने खेतों में बेचती है। दो चीजें चल रही होती पैरेलल। ठीक है। एक वो लेबर जो गांव से लेबर आके शहर में सिर्फ लेबरी कर रहा है, उठा के इधर उधर चीजें धर रहा है, और एक वो लेबर जो शहर में आके जो है स्किल्ड लेबर बन रहा है और गांव में जाके वापस पैसा। दोनों ही तरीके का लेबर जो है, जब शहर की अपॉर्चुनिटी खत्म होगी, कोविड एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेजेंट सिनेरियो को समझने के लिए, वो पलायन करके कहाँ गए? गांव। दोनों ही तरीके का लेबर जब गांव की ओर पहुंच जाएगा तो गांव की इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पी विसारिया और एल विसारिया, पी विसारिया और एल विसारिया इसकी ओर बात करते हैं, थिंकर हैं ये, हिस्टोरियंस हैं। इनका कहना है कि जब ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे जब शहर में हैंडीक्राफ्ट अपना जो है भेजा, लंदन से बना हुआ मशीन मेड प्रोडक्ट से बना हुआ, यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट करने वाला जो लेबर था, स्किल्ड लेबर की बात करते हैं ना, गांव का जो अर्बन हैंडीक्राफ्ट जो था स्किल्ड लेबर था,
शहर गांव से भाग के कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट के कारखानों में काम करते हैं, धीरे 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 सीख जाते हैं, है ना। हर आदमी रिक्शा नहीं चलाता है, कुछ लोग पुताई भी करने लगते हैं, कुछ लोग पुताई करते करते पुताई करना सीख जाते हैं, कुछ लोग जो है किसी कारपेंटर, मैंने देखा जावेद के कारखाने में छोटे छोटे बच्चे आते हैं गाँव से, 14 14 15 15 साल के, उनको कुछ नहीं आता है, तो उनको धीरे धीरे जो है बेड पे, जो जैसे आपने देखा होगा बेड के पीछे इस समय ना फोम की पैडिंग लगी होती है, तो एक दफ्ती काट के दे दी, उसने बोला फोम काटो, फोम चिपकाओ, फोम काटो, फोम चिपकाओ, इसके ऊपर जो है कपड़ा काट के दे दिया, इस कपड़े को इसके ऊपर जो है स्टेपलर करो पीछे से, जस्ट कवरिंग एक तरीके से, और बस इतना करके दे दो। तो वो लड़के दिन भर यही लगे रहते, छोटे छोटे लड़के होते हैं, इतनी तेज पैडिंग बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन पैडिंग होती है, इतनी तेज पैडिंग बनाते हैं क्या ही मैं आपको बताऊं। और फिर उसको जो मेन कारपेंटर होता है पेस्ट कर देता है। धीरे धीरे वो कुछ बच्चे यहाँ पे जो है पॉलिश करना सीख लेते हैं फर्नीचर में, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे वो पॉलिश करना सीख जाते हैं। चाइल्ड लेबर होता है, सस्ता लेबर होता है, सीख जाता है और धीरे धीरे स्किल्ड लेबर बन जाता है, बड़ा होकर वो स्किल्ड लेबर बन जाता है, तो अपना काम करने लगता है। तो इस तरीके से स्किल्ड लेबर यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, ठीक। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, जो कि ब्रिटिश का, अब मान लीजिए यहाँ पे हम चाइनीज फर्नीचर लेने लगे, या हम कोई ऐसी चीजें लेने लगे, अमेजोन लेने लगे, अमेजोन से फर्नीचर लेने लगे, तो यहाँ पे यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट सपोजिंगली कन्नौज चला जाए, कन्नौज में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उस तरीके का नहीं बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ जाकर डंप हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग तो जो है बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिश प्रोडक्ट आता है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गाँवों की ओर भागने लगते हैं, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं गाँव में जमीनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, ये सीखने तो आए थे यहाँ पे, सीखते सीखते स्किल्ड लेबर हो गए, स्किल्ड लेबर हो गए तो इन्होंने अपना खुद का कारखाना खोल लिया, खुद का कारखाना खोल लिया। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लोग खुद का कारखाना खोल लिया, फॉर एग्जांपल इन्होंने कपड़े की, कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं, इन्होंने शहर में आके पहले जो है गाँव में बचपन से इन्होंने क्या सीखा, धागे से कपड़ा बनना, धागे से कपड़ा बनना ना सीखा, और फिर ये शहर आए, कपड़े की सप्लाई करने लगे, कपड़े की सप्लाई करने लगे, तो ये देखिए अरे यार यहाँ पे लोग कपड़े की रंगाई पुताई भी करते हैं, उस दिन रुके यहाँ पे, कमरा वमरा ले लिया, इनकी दुकानों पे काम वाम करना सीखा कि कपड़े में डाई आई कैसे होती है, सीख लिया, काम करना सीख लिया। फिर धीरे से इन्होंने जो है गाँव में ही जाके अपना डाई का कारखाना कारखाना खोल लिया और सेटअप कर लिया, तब यहीं से डाई बना के देने लगे, फिर यहाँ से कपड़ा रंगा पुता भी पहुंचने लगा, तो इस तरीके से गाँव से भी जो है सप्लाई जा रही थी, और कुछ लोग यहीं पे अपना अपना खुद यही काम करने लगे, ये क्यों ना ये काम हम यहीं पे करने लगे, गांव वाले ला के दें हमको, दें और हम बना के दें, और हम आगे बड़ी इंडस्ट्री जो बनाता है कपड़ा, दर्जी अर्जी, उसको सप्लाई दें, दोनों चीजें चल रही है, तो एक चेन ऐसी चल रही है, और ये इंटरलिंक चेन चल रही है, तो ये डिस्टर्ब हो जाती है जब यहाँ पे ब्रिटिश प्रोडक्ट आता है, सब तबाह हो जाते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती, गांव में खेती वेती वगैरह, वहां चलो भाई हम यहाँ कुछ बेच ही नहीं पा रहे हैं। अब यार यहाँ से जब गांव से कपड़ा आ ही नहीं पा रहा है, रॉ मटेरियल बन के कपड़ा आ ही नहीं पा रहा है, तो क्या हम डाई करेंगे, क्या पुराना वाला डाई करेगा, या यहाँ से ही कपड़ा नहीं तैयार हो पा रहा तो क्या हम डाई करेंगे, मार्केट में बिक ही नहीं रहा तो बेचेंगे क्या। सबके सब वापस जो है वो शहर की ओर जाने, जैसे कोविड आया, कोविड आने में क्या सारी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अचानक से लॉकडाउन लोगों खत्म हो गई, लोग परेशान हो गए, किराएदारों से किराया मांगा जाने लगा, दो दो तीन तीन महीने का, खाने के लिए पीने के लिए परेशान, कुछ है ही नहीं, क्या करें, तो लोग क्या करें, पैदल चल दिए गाँवों से, देखा था आप लोगों ने कोविड में, शहर से गाँवों की ओर पैदल चलने लगे। आप लोगों ने भी बहुत से लोग देखा होगा जो हाईवे में जाके लोगों को खाना बांट रहे थे, देखा था आप लोगों ने, ये सब चीजें सुनी होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनगरीकरण या डी अर्बनाइजेशन। तो पी विसारिया और एल विसारिया जैसे थिंकर्स का मानना यह है कि ब्रिटिश ने जो हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे इंडिया में आके इंडियन मार्केट में डंप किया, उससे ना सिर्फ जो है शहरों में डी अर्बनाइजेशन चालू हुआ, पॉपुलेशन कम हुई, गांवों की ओर भागी, और गांवों में जो है पॉपुलेशन जब बढ़ी, तो गांवों में पॉपुलेशन बढ़ने से दो समस्या समझ, पहली बात तो फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी हुई, ठीक है, वो वैसे भी स्कार्सिटी थी, ठीक, दूसरी बात यह कि घर तबाह होने लगे, सोशल स्ट्रक्चर गांवों का डिस्टर्ब होने लगा, बहुत ज्यादा सोशल स्ट्रक्चर गांवों का डिस्टर्ब हो गया। जैसे अभी अनुभव ने एक नई चीज बताई कि सर लेबर को देने से बेहतर है कि जैसे पड़ोसी की अगर फसल कट रही है तो हम लोग भी 4 5 लोग चले गए, और हमारे यहाँ कट रही तो वो लोग भी हमारे यहाँ 4 5 लोग आ गए, ये कम्युनिटी वाला थॉट, सोशल स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है गाँव का, इसका मतलब जो अनुभव ने बताया। अनुभव, क्या सोशल स्ट्रक्चर मजबूत होता है, महसूस हो रहा है इन कारणों से थोड़ा थोड़ा। किसी एक सेगमेंट पे तो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिख रहा है कि हाँ चलो वो आर्थिक कारणों से ही है, जो भी है कहने का मतलब अनुभव का। हम्म
मतलब कुल मिला के तुम ये कहना चाहते हो कि सामाजिक धार्मिक राजनीतिक परिवर्तनों के पीछे एक आर्थिक परिवर्तन है जो मजबूरी के कारण एक दूसरे के साथ खड़े हो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये कहने का मतलब है। समझ गए? ठीक है, तो पी विसारिया और एल विसारिया का कहना है कि इससे जो डी अर्बनाइजेशन हुआ है इससे गांवों में जाके सोशल स्ट्रक्चर तबाह हुआ, लोगों ने प्रॉपर्टी बटाना चालू कर दी, अपने ही दादा से, अपने ही बड़े भाई से, अपने ही ताऊ से, अपने ही चच्चा से। चच्चा गांव में बैठे हुए, भतीजे बाहर जॉब कर रहे थे, चच्चा से नहीं हमको हिस्सा दो हमारा, नहीं दो दो हमारा हिस्सा। तो इस तरीके से पी विसारिया एल विसारिया कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो है विलेज में इसका प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ रहा है, बल्कि सोशल स्ट्रक्चर भी गड़बड़ है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? ठीक। और जिस तरीके से अर्बन डी अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस डी अर्बनाइजेशन से जो है कृषि के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर पड़ रहा है, एग्रेरियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और ये जो है पिछड़ती चली जा रही है, और एक कहीं ना कहीं से एक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। डॉर्मेंटली, या इसको आप बोल सकते हैं स्टील थी इसको आप बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो पर्दे के पीछे से बेरोजगारी को यहाँ से प्रमोट मिल रहा है, सोशल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि गाँव का जो सोशल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, गाँव में जो प्रॉपर्टी का डिवीजन चालू हो गया, ठीक, इकोनॉमिक्स वैसे भी ऑर्डर दे नहीं पा रही है, शहर में वो जाके दे नहीं पा रहे हैं। तो जब शहर का, अर्बन का जो हैंडीक्राफ्ट था वो बर्बाद हुआ, तो विलेज का हैंडीक्राफ्ट तो बर्बाद होना तय था। और विलेज अब जो है पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? एग्रीकल्चर के ऊपर हो गया। और वो एग्रीकल्चर भी दो तरीके से चल रही है। उसमें आधे में जो है खेती चल रही है किसकी? कॉमर्शियल क्रॉप्स की चल रही है। और आधे में चल रही है किसकी? फूड ग्रेन्स की चल रही है। फूड ग्रेन भी जरूरत है। और शहर से आने वाले लड़के और बढ़ गए हैं, कमर्शियल क्रॉप से जो है ब्रिटिश को सप्लाई दी जा सकती है। तो आप सोचिए, पहले 5 लोग थे, अब 10 लोग हो गए। तो प्रेशर तो पड़ेगा पड़ेगा, सोशल स्ट्रक्चर भी खराब होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी खराब होगा, फूड ग्रेन की स्कार्सिटी होगी, फेमाइंस भी आएंगे, अकाल भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और ये जो सोशल स्ट्रक्चर जो बर्बाद हुआ, लोगों के बीच में कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला थॉट नहीं रहा, इससे जो हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन का जो प्रेशर रहा गांवों के ऊपर, खैर अब तो काफ़ी चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लोग शहर की ओर मूव कर रहे हैं। तो आज़ादी के 7 दशकों तक इसका प्रभाव दिखता है, मतलब लगभग 73 साल बाद इसका प्रभाव दिखता है कि गांवों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के घर में खेत उतने नहीं। भाई देखो क्या, जब ये सोशल स्ट्रक्चर तबाह हुआ तो ये बड़े बड़े फैमिली हुआ करते थे, ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे, 50-50 बीघा खेती वाले मालिक हुआ करते थे, और ये जो है 1 बीघा 2 बीघा वाले लेवल पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अनुभव इन चीज़ों को जानता होगा, बहुत से गाँव में ऐसे लोग होंगे जो 2-2 3-3 बीघा वाले पर बाबा जिनके रहे होंगे, दादाजी रहे होंगे। ठीक है, और फिर वो लोग गाँव से शहर की ओर मूव कर गए अपना जॉब्स के लिए, कोई सरकारी जॉब में चला गया, कोई किसी तरीके की जॉब में चला गया, प्राइवेट जॉब में चला गया, नहीं लेबर बना तो इस तरीके से भी चला गया। अब उनकी 1-1 2-2 बीघा खेती बची और वो लोग यहाँ पे इसको बलकट पे उठा देते हैं। जैसे हमारे फादर इन लॉ है, उनके गांव में 4 ही 5 बीघा खेती बची है। ठीक है, उनके पिताजी की 4 ही 5 बीघा खेती थी, शहर आ गए, यहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब ऑफ करी, तो उस समय बाद उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया आयरन फैब्रिकेशन का। तो उनका क्या है कि ये जो 3-4 बीघा खेती है, इससे बलकट पे उठा देते हैं, बटाई पे उठा देते हैं, आधा राशन ले आते हैं। तो उनके यहाँ कम से कम वो राशन शुद्ध आ रहा है, तो वो उसको इस नजरिए से देखते हैं। तो ये भी चीजें हुई। तो क्या हो रहा है कि गाँव में जो है ग्रामीण इकोनॉमिक्स जो है वो एकदम पैरालाइज्ड, ये प्रेशर बढ़ने से ब्रिटिश एरा में इतना ज़्यादा पैरालाइज्ड हो गई, विकलांग होती चली गई, कि आज़ादी के 7 दशकों तक अभी तक जो है गाँवों को मनरेगा देने की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद ही विलेज में, आप सोचिए कि अनुभव जो बता रहा है, अगर मनरेगा सही से काम करने लगे तो लेबर शहर की ओर आए ना, और इसको ये प्रॉब्लम, या इनको या किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस ना। ठीक है, जब खेती कटती है, जब खेती की बुआई होती है, उसके बीच का जो समय होता है, वो मनरेगा अगर सही से काम करने लगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन आप सोचिए कि गवर्नमेंट को मनरेगा देना क्यों पड़ा? क्योंकि गाँव गाँव में जॉब अपॉर्चुनिटी, या जिसे कहते हैं कि खाने, मनरेगा का फुल फॉर्म ही क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो उनको रोजगार मिलने की गारंटी मिलने का एक्ट है क्या? कुछ है ही नहीं। तो गड्ढा खोदो, तालाब खोदो, ये सब चीजें हैं, छोटी मोटी मनरेगा के थ्रू कुछ भी काम करो, पर वो होता नहीं उसमें, कहीं ना कहीं जो है
जो प्रधान होते हैं, बीडीओ होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, बीडीओ होते हैं, इन सबका एक तिलिस्म में कॉकस ऐसा बना हुआ है जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या अनुभव में गलत कह रहा हूँ एकदम कि सही कह रहा हूँ? बहुत मिसयूज है। हम्म। 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 इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। हम्म। 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 तो ये जो हमारी वैकल्पिक आय का जो साधन हुआ करता था गांव में, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो हुआ करता था, ये इससे हम पिछड़ते चले गए। अभी जैसे अनुभव क्या है, गांव में लोग अभी भी जो है इस तरीके के जो सेकेंडरी इनकम पे फोकस करने वाली चीज़ें थी उस पे काम करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गांव में, मैंने अगर अपने बचपन की बात करूं, जब मैं विलेज में जाता था नानी के अपने यहाँ, उधर ही है सौरिक छिबरा मऊ फरका क्या सकरामा वगैरह, वहाँ पे मैंने क्या देखा, जैसे मैंने मुस्लिम कम्युनिटी का देखता था तो वो लोग तो काम करते थे, वो लोग क्या करते थे कि बीड़ी बनाने का कारखाना अपने घर में चलाते थे, छोटे छोटे कारखाने चलाते थे। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में मैंने जो देखा, जो मुझे अब याद आता है चीज़ें बचपन की, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री तक सीमित रहे, पशुपालन तक सीमित रहे, उससे दूध आया, दूध बेच लिया और आपस ही में बेच बाच लिया। ठीक है, डेयरी सिस्टम जैसी चीज़ें कुछ वहाँ गांव में पहुँच रही हैं, जैसे अमूल डेयरी वगैरह या लोकल डेयरी वगैरह, वहाँ पे आके लोग कुछ डेयरी में, अभी मेरे मामा मामा से बात होती है गांव के जो, वो बताते हैं कि वो डेयरी एरी सिस्टम पे काम होना चालू हुआ है, लोग दूध लेने लगे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है क्या अनुभव तुम्हारी तरफ में? डेवलप हुआ है। हम्म। 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 गांव में पहले पता है अनुभव, पतंग वगैरह बहुत बनती थी। पतंग चूंकि अब चूंकि बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई शहरों में, पतंगों का ऑर्डर आना कम हो गया, अब वो काइट फेस्टिवल सिर्फ गुजरात वगैरह में चलता है। मैंने बचपन में बहुत पतंगे उड़ाई हैं, पहले गांव में पतंगे बहुत बनती थी, सप्लाई रेट पे जाती थी, बन जाती थी। मतलब कुल मिला के मशीन से बना बनू के कुछ तो कर रहे हैं। रेट वही, सही बात है। अब हार के वही तो मशीन ले नहीं पाएगा, ये भी एक बात है। तो ये सब चीजें जो ब्रिटिश एरा से हमारे यहाँ गांव का जो सेकेंडरी इनकम वाला जो एक थॉट था, एक ओपिनियन था, ब्रिटिश सिस्टम ने चूंकि यहाँ पे एक जॉब सिस्टम ला दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि एंट्रप्रेन्योर। गांव में छोटे छोटे एंट्रप्रेन्योर हुआ करते थे, शहरों में भी एंट्रप्रेन्योर हुआ करते थे। मेरे पापा का बिजनेस है, उसके बावजूद मैं उस बिजनेस में बहुत ज्यादा होप नहीं दिख रही, इसलिए मैं जॉब में जाना चाहता हूँ, मैं जॉब में हूँ या मेरा भाई जॉब में है, हम लोग जॉब में जाना चाहते हैं, तो हम लोग एक जॉब कल्चर की ओर मूव कर गए हैं। हम जो एक फॉलोवर्स बन के रह गए, एंट्रप्रेन्योर नहीं बने बचे हम लोग। छोटे छोटे लेवल पे काम हुआ, हर जगह काम हुआ करता था, सेकेंडरी इनकम पे गांव में जो काम चलता था वो सबका सब हो गया। हाथ से डलिया बनती थी, डोलचे बनते थे, अब सब मशीनें आने लगी, हैंडीक्राफ्ट वैसे भी काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी मैंने देखा कि मेरे कानीपुर में एक दो लोग हैं, हमारे दुकान के बगल में एक दो लड़के जॉब करते थे आज से 10 15 20 साल पहले। उन्होंने क्या किया कि पेपर, ये जो कबाड़ी वाले होते हैं, इनसे पेपर खरीदना चालू किया और घर में पत्तल दुन्ने बनाने का, पेपर वाला पत्तल दोने बनाने का सेटअप खुद से चालू किया, हाथ से बनाते थे। धीरे धीरे वो हाथ से, उनकी पत्नियां वगैरह और उनकी मम्मी मम्मी वगैरह ये सब काम करती थी, और पत्तल दोने बना बना के उन्होंने दूसरों की दुकान पे सप्लाई देना चालू किया। डिमांड बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कुछ सरप्लस बढ़ा, उन्होंने धीरे से क्या किया, पत्तल दोने बनाने की घर में एक मशीन लगा ली छत पे। ठीक है, और वो पत्तल दोने बना रहा है। अभी आपको पता है कि शहरों में तो फिर भी चीज़ें कुछ चेंज हुई हैं इस बीच में।
प्लास्टिक का या जो आपका फाइबर का थर्माकोल का जो ये प्लेट होता है, इसमें खाना खाना माइक्रो प्लास्टिक का लेवल बढ़ रहा है। आप लोग जानते हैं, हम लोग खाना इस सब चीज़ों पे अब लोग पसंद नहीं करते हैं, प्लास्टिक के गिलास में चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि वो वापस पत्तल धोना जो हुआ करता था, जो उसका नाम ही पत्तल इसीलिए था, पत्ते से बनता था, बड़े बड़े पत्तों से, पेड़ के पत्तों से बनता था, तो उस पर काम चालू हो रहा है और ये बहुत ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। अमेजोन इसको बेच रहा है, यूरोप तक जाके बेच रहा है, हमसे बनवा के वहां पे बेच रहा है। तो गा हम्म। 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 अब दिक्कत क्या है इनको पता है कि दिक्कत ये हुई कि गांव जो पहले हमारे सेल्फ डिपेंडेंट थे, या आप कह सकते हैं कि जो वैकल्पिक आय का साधन बना के रखा था उन्होंने ब्रिटिश इरा से लेके, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी उन पे काम किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने भी दिक्कत दी। ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो हुआ है। उन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट ये हैं कि अब गांव वाले भी, भाई सीधी सी बात है, वो भी ह्यूमन बींग है ना, उनको भी प्रोडक्टिविटी पसंद है, उनको भी प्रोडक्ट्स पसंद है। हम देखते थे हमारे गांव में जो छोटे नाना हुआ करते थे, कानपुर आया करते थे, तो यहीं से मतलब जो मेरी मम्मी के जो सबसे छोटे जो चाचा थे, उनके बच्चे मेरी एज के थे, मतलब मामा वगैरह मेरे। तो वो उनको कपड़े दिलाने यहाँ आया करते थे, हर चीज़ के लिए यहाँ आया करते थे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे वहीं गाँव में ही, जो है चकरावा में। और साथ ही में जो है उनके खेती भी ठीक ठाक थी, 20-30 बीघा खेती उनको मतलब परिवार से मिली थी, और कुछ उन्होंने जॉब के साथ साथ खेती और खड़ी कर ली, तो बड़ी खेती हो गई उनकी। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो लोग क्या होते हैं, प्रोडक्ट को पसंद करने की चीज़ भी था ना, भाई है तो वो भी ह्यूमन बींग ही है ना, ऐसा थोड़ी कि वो कोई दूसरी दुनिया के या भारत के नागरिक नहीं है, उन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इधर क्या है, 50-60 सालों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश एरा से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि हमारे लोगों ने जो हैंडीक्राफ्ट पे काम कर रहे थे, वो चीज़ें छूट गई आप उनके हाथ से, उन्होंने उसको करना बंद कर दिया। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोडक्ट जो कि पैरेलल इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट पहले आ रहा था ब्रिटिश एरा में, आफ्टर ब्रिटिश एरा हुआ क्या कि इंडिया का इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, और 1991 की अगर हम लोग बात करते हैं, 1991 से लेकर बात करते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट जो गांवों तक पहुंच गया, इसने पूरी तरीके से रिलायबिलिटी खत्म कर दी, लोगों का विश्वास ही खत्म कर दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। चाइनीज इतना तो मतलब किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना चाइनीज प्रोडक्ट में नुकसान। गांधी जी जो है आजादी के समय से ही बोलते थे कि हमारा देश जो है, क्योंकि गांधी जी ने पूरा भारत घूमा है, हमारा देश जो है वो विलेज इकोनॉमिक्स का एक बेस था। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ विलेज इकोनॉमिक्स, हैंडीक्राफ्ट वाली इकोनॉमिक्स इसका बेस था। विलेज इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, हैंडीक्राफ्ट वाली इकोनॉमिक्स, ये पूरा एक बेस रहा था। इससे दूर होकर हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं ब्रिटिश इरा में, हमको कर ही दिया गया, प्रेशराइज गलत किया गया। और अब जो हम जो इसमें जो है हैवी इंडस्ट्री की ओर जो मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर मूव कर रहे हैं, नेहरू के सामने प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी थी। देश के सामने पॉपुलेशन थी, देश के सामने जो है अनएम्प्लॉयमेंट था, देश के सामने एजुकेशनल डेवलपमेंट करना था, तो नेहरू को ऐसे में हैवी इंडस्ट्री के ऊपर काम करना पड़ा। गांधी इस समय पहले स्टार्टिंग में मना करते थे, नहीं करना चाहिए, जो गांधीयन अप्रोच के जो लोग हुआ करते थे गांधी के मरने के बाद, उन्होंने भी विरोध किया। बट वो चीज़ें हो नहीं पाई क्योंकि नीड कुछ और थी, देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो देश जो है उस लेवल से आगे नहीं बढ़ेगा। और नेहरू, देखिए सीधी सी बात है कि हर चीज़ के रिपरकल्सन, हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो नेहरू की सोच जो थी एक विजनरी सोच थी, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जिसका जो साइड इफेक्ट अभी भी गाँवों तक दिख रहा है। और गांधीयन प्रोडक्ट को विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज का सिस्टम लाया गया, उसने गांव में और लड़ाई झगड़ा कर दिया, राजनीति को घुसड़ दी। ठीक है, मनरेगा वगैरह अगर सही से काम कर लें, एमएसएमई की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखिए गांधी मनरेगा ही नहीं, एमएसएमई डिपार्टमेंट भी बहुत जिम्मेदार है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सिर्फ विलेज का जो आपका हैंडीक्राफ्ट है या रूरल हैंडीक्राफ्ट बर्बाद नहीं हुआ है, उसके लिए तो हमने जो है रूरल हैंडीक्राफ्ट के लिए मनरेगा की बात करते हैं, लेकिन अर्बन हैंडीक्राफ्ट भी बर्बाद हुआ है। आप देखिए कानपुर की जो ये कॉटन मिल वगैरह है, लाल इमली देखी होगी, वो बर्बाद हो गई, बहुत सारी मिल्स बर्बाद हो गई। तो
ये अर्बन हैंडीक्राफ्ट के जो लोग हुआ करते थे, ये ब्रिटिश इरा में इन मिल्स में पहुंचने में मजबूर हुए, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था। ब्रिटिश मिल्स हुआ करती थी, इंडियन नेटिव की मिल हुआ करती थी, जेके कॉटन मिल हुई, जेके जूट मिल हुई, ये इन सब में इन्होंने जॉब करी। और ये अभी चूंकि ये लोग क्या करें, ये लोग जो है मॉडर्नाइजेशन से तालमेल नहीं बैठा पाए। और सीधी सी बात है, 1920 के आसपास हमारे यहाँ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो आ जाती है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रसिया में जो होती है इसके कारण, तो ये एक यूनियन बाजी हो जाती है। काम करने के घंटे डिसाइड होंगे, हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम नई मशीनों पे काम नहीं करेंगे, नई मशीनें आ जाएंगी तो लेबर कम हो जाएगी। इन्होंने इस तरीके से तालमेल नहीं बैठा पाया। एक समय आया कि मिलें खुद बंद हो गई, तो इनके मालिकों ने सोचा बंद ही कर दो, ज़्यादा ठीक है, इतना हम दे नहीं सकते। आप देखिए कानपुर की सभी मिल्स बंद है। और अगर आप ध्यान से देखें, आप लाल इमली के पास आप लोग जाते ही हैं, पीपीएन कॉलेज के बच्चे, आप देखिए वहाँ पे लोग चरखा लगाते हैं, इलेक्ट्रिक चरखा लगा के वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, थान वगैरह बना के बेचते हैं। श्रेष्ठ क्लास में, श्रेष्ठ ने देखा होगा इन सब चीज़ों को, देखा है श्रेष्ठ आपने, है ना। तो ये सब चीजें जो अर्बन हैंडीक्राफ्ट ही बर्बाद हो रहा है। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो बना है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग रूट जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, सुई से लेके घड़ी तक, फोन, सब कुछ, टी शर्ट सब चाइनीज आ रही है। एमएसएमई डिपार्टमेंट को भी प्रमोट करने की जरूरत है। हमने हैवी इंडस्ट्री पे बहुत काम किया, हमने टर्सरी सेक्टर पे बहुत काम किया, इंश्योरेंस पे काम किया, बीमा पे काम किया, हमने इन सब पे बहुत काम किया। हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं किया, हमने साथ ही साथ जो है सेकेंडरी सेक्टर पर डेवलपमेंट नहीं किया। ये चीज़ें जो है, इसके साइड इफेक्ट अभी तक हमको कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश राज से हमको वो प्रॉब्लम ऐसी मिली है कि जिनका सोल्यूशन हमको दूसरे तरीके से निकालना पड़ा, और जो सोल्यूशन निकालना उसके चक्कर में हमको ये साइड इफेक्ट्स दिखे। तो आई होप ये सब सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सबको।